दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधियाँ कितनी होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ये सामान्य जानकारी है कि संधियाँ 3 होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों के विषय में जानने से पहले हम लोगों को संधि क्या है या संधि किसे कहते हैं, इसके विषय में जान लेना आवश्यक है। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। जब दो वर्ण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन नहीं भी होता है, वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे हिमालय, हिमधन आलय। हिम एक शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। दोनों शब्द आपस में जब एक हुए या वहाँ संधि हुई तो बना हिमालय। क्या बना? हिमालय। इसी तरह से देवालय, विद्यालय आदि उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही संस्कृत में अच् संधि कहते हैं। अच् के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या पहले बता दी गई है। स्वर संधि जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के प्रति आदि स्वर से मिलता है तो वहाँ स्वर में संधि होती है। जैसे विद्याधन आलय। विद्या का आ, विद्या का आ और आलय का आ और आ मिल करके वहाँ आ बने हैं। तो यहाँ पर स्वरों में ही मेल हुआ है, अतः यह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा है हल संधि। हल संधि यानी जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर हल संधि होती है, अर्थात व्यंजन संधि होती है। इसमें जो भी परिवर्तन होगा वह हल में होगा, अर्थात व्यंजन में ही होगा। जैसे वाक धन ईशय, वागीशय, जो ये वाक है और ईश, तो वाक का क और ई ये दोनों जब आपस में संधि कर रहे हैं तो परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है, तो वहाँ बन जा रहा है वागीसह। क्या बन रहा है? वागीसह। ऐसे ही है सतचित, सतचित, सत त और सचित श ये मिलकर जब संधि होगी तो हो जाएगा सचित। क्या हो जाएगा? सचचित। त के स्थान पे च हो जाएगा तो हो जाएगा सचचित। इसके बाद आता है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग। विसर्ग में जब व्यंजनों का
जब व्यंजनों का विसर्ग से या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे छात्रः तिष्ठति, तो जो विसर्ग है यह संधि जब होगा तो वहाँ अह को श में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाएगा छात्रस तिष्ठति, तो यहाँ विसर्ग संधि हो गई। इस तरह से संधियाँ 3 हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संस्कृत में अच संधि, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि, यानी मुख्यतः अब स्वर संधि को देखा जाएगा, जिसे अच के नाम से जाना जाता है। स्वर अनेक हैं, अतः उनके अलग अलग मिलने के अनुसार अलग अलग संधियाँ होती हैं। जैसे आ मिलेगा तो आ होगा, ई मिलेगा तो गुड़ हो गया, नहीं ई नहीं, ई या ऊ। ए मिले तो वृद्ध हो गई। इस तरह से स्वरों में ही जो परिवर्तन होता है उसी को ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न वाले वर्णों को सवर्ण कहते हैं। अकः का अर्थ है अक के बाद, अर्थात यदि अ ई उ री के बाद क्रमशः अ ई उ री ही आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। उनमें दीर्घ पहले या बाद में हो या ह्रस्व ही दोनों ओर हो तो भी मिलकर दीर्घ ही होता है। चाहे आ पहले हो या अ बाद में हो, अथवा अ पहले हो या आ बाद में हो, तो दोनों के मिलने पर दीर्घ ही होगा, ह्रस्व नहीं होगा। चाहे अकार का दीर्घ हो या इकार का दीर्घ हो या उकार का दीर्घ हो, उसमें पहले अ आए या बाद में आ आए, या पहले उ आए अथवा बाद में उ आए, यानी ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार, तो मिल करके जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ उकार और दीर्घ इकार तथा दीर्घ आकार में ही होता है। उदाहरण के लिए हम इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं, जैसे महाधन आशय अर्थात महाशय, तो यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है उसमें महा का आ, महा आशय, आशय, तो ये महा में आ है और ये आ, ये दोनों आ मिल करके आ ही होंगे, तो इस तरह से क्या बना महाशय। इसके बाद देखिए गिरीन्द्र, गिरिधन इंद्र है, यहाँ है गिरीन्द्र, गिरिधन इंद्र। गिरीन्द्र में हम देखेंगे गिरिधन इंद्र है, गिर का इकार ये ह्रस्व है और इंद्र का इकार यह भी ह्रस्व है, तो दोनों मिल करके दीर्घ इकार बन रहे हैं। यानी गिर का जो ह्रस्व इकार है और इंद्र का भी जो ह्रस्व इकार है, ये दोनों मिल करके दीर्घ इकार बन रहे हैं। इस तरह से बनेगा गिरीन्द्र। नेक्स्ट देखेंगे महींद्र, महिषः, मईधन ईश महिष। इसके बाद हम देख सकते हैं उकार में बधुधन उत्सव अर्थात बधुत्सव, लघुधन ऊर्मी, लघूर्मी, लघु का उकार और ऊर्मी का दीर्घ उकार मिल करके बनेंगे दीर्घ उकार ही, तो लघूर्मी ही हो जाएगा, लघूर्मी। ऐसे ही है भानु उदय, भानुदय, चूम ऊर्जितम ने चमु ऊर्जितम, तो चमु ऊर्जितम, चमु उकार दीर्घ है और ऊर्जितम का भी उकार दीर्घ है, इसलिए उ यानी दीर्घ उकार और ये दीर्घ उकार दोनों मिल करके दीर्घ उकार ही बनेंगे। इस तरह से यहाँ बन जाएगा चमु ऊर्जितम, चमु ऊर्जितम। पितृऋणम, यहाँ जो रिकार है इसको देख सकते हैं, रिकार में ये पितृ
पितृ का री और ऋणम का री, ये दोनों जो री हैं ये और इसमें ये दोनों मिलकर के दीर्घ ऋकार हो गए हैं। इस तरह से तो हो गया पितृ ऋणम। इस तरह से आज हम लोग अच संधि को पढ़े। यहाँ नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप देखिए और उसको अपने रफ कॉपी पर लिखने का और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे शुभागमन, विद्याभासय, महात्मा, नदीसय और कपीसय, इनका आप संधि विच्छेद करें। पुनः कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो दूसरे नंबर पे हैं। जैसे यहाँ सुखार्थी, सुखार्थी बनेगा। जैसा आपको बताया गया कि स्वरों में ही यहाँ परिवर्तन होगा, तो सुखार्थी है। पंचधन आननम है, सिद्ध धन अर्थ है। इस तरह से भानुधन उदय है। तो आप अपना अभ्यास यहाँ कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आपकी एक दिवसीय परीक्षा में सुपर टेट या टेट में भी आपके लिए लाभदायक होगा। नमः संस्कृत।